छोटे ठीक है एक मिनट कौन पिक्चर ले रहे हैं इनकी? पिक्चर ले रहे हैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा आगे बोल के Silent, please, silent. अरे इधर एजुकेशन, मेडिकल और करियर की बात करें, मैं क्या थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। ये नशे में युवा पूरा डूबा जा रहा है। पंजाब की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी वही हाल है। तो ऐसा आप लोगों को क्या प्रयास होगा कि जिससे नशे से दूर होकर युवा अपने करियर ओरिएंटेड लाइफ को फोकस करें? देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। हमने पंजाब में ऑलरेडी रन किया था, जिसमें 163 सेंटर्स के साथ हमने जुड़कर हेल्प किया जिनको नशा होता है। यहाँ पर आजकल तो पूरे देश भर में ये शुरू हो गया है। जो यंग लोग हैं घुस गए हैं, उनको ऐसे रास्ते मिल गए हैं कि अगर किसी के पास जॉब नहीं है या घर की परेशानी है तो उसके पास एक बहाना होता है कि चल मैं थोड़ा सा नशा कर लूँगा तो मेरी तकलीफें दूर हो जाएंगी। सो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही सेंसिटिव दौर से गुजर रहे होते हैं। उन्हें हैंडल करना एक प्रोफेशनल का काम है कि अगर आप किसी को बोलो कि मैं तुम्हें एक नशा मुक्त केंद्र में ले जाऊंगा या ऐसी रिहैब में ले जाऊंगा तो उसको लगता है यार मुझे तो जेल भेज रहे हैं, मैं तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मेरे परिवार में मेरे समाज में कैसे लोग रिएक्ट करेंगे। उसी को एड्रेस करने के लिए हमें उनके साथ बैठना ज़रूरी है, उनके साथ समय बिताना ज़रूरी है, या फिर अगर जो लोग तैयार होते हैं तो हम उन्हें उन सेंटर्स में भेजना ज़रूरी है और उन सेंटर्स को सपोर्ट करना भी ज़रूरी है। क्योंकि मुझे उतना तरीका नहीं पता होगा कि कैसे हेल्प करना है, लेकिन उस सेंटर को जो चला रहा है उसको पता होगा। फिर हमें उस बंदे को हमारे साथ जोड़ना ज़रूरी है कि जब हमारे पास कोई नशा की तकलीफ से गुजरा हुआ बंदा आए तो हम उसके साथ जुड़कर हम उसे हेल्प कर सकें। तो हमारी सूट चैरिटी फाउंडेशन की खासियत यही है कि चाहे आप नशे की बात करें, एजुकेशन की बात करें, मेडिकल की बात करें, लोगों को घर भेजने की बात करें, किसी को जॉब दिलाने की बात करें, आप मतलब किसी गांव में बंदरों की तकलीफ है तो भी हमारी फाउंडेशन में आता है कि यार बंदर हमारे गांव में बड़ा परेशान करे, बचाओ, तो हमने वो भी पकड़वाए। सो आइडिया ये है कि जब मुश्किल होती है वो अपना एक नाम लेकर नहीं आती है, वो आती मुश्किल आती तकलीफ आती है। जब घर के बाहर आपकी खड़ा हुआ तो कहे मैं तो भैया यहाँ से ठीक होकर ही जाऊंगा। सो हम भी रोज सीखते हैं, बहुत दफा हम लोग फेल भी होते हैं, नहीं कर पाते, लेकिन हम उस एक्सपीरियंस अनुभव से सीखते हैं कि अगली बार हम कैसे वो ठीक कर पाए। तो सीखने के लिए हम लोग तैयार हैं, आप सिखाते रहेंगे, हम आपके साथ और आपके पीछे चलते रहेंगे। समाज सेवा करते करते एंड ऑफ द डे लोग राजनीति में एंट्री करते हैं, तो आपकी क्या विचार है कि राजनीति में एंट्री आपकी होगी या सिर्फ समाज सेवा में रह के समाज में अच्छा काम? देखिए, अगर राजनीति में एंट्री होनी होती तो बड़े टाइम पहले हो चुकी होती। मैंने 2 दफा राज्यसभा भी के लिए भी मना किया था और मुझे बहुत बड़े बड़े पद जो लोगों को सालों लग जाते मिलने वो भी ऑफर हुए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं जो जिस रास्ते पे चला हूँ तो अगर मैं शायद इस दुनिया में घुसूंगा तो शायद कहीं रुक ना जाए, तो मैं तैयार नहीं था। मुझे पता है कि राजनीति में आने से आप ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, लेकिन जब वो समय आएगा तभी आएगा। लेकिन फिलहाल मेरे मन में कोई ऐसा अभी सोच नहीं है कि अभी आना है। अभी बस जिस रास्ते पे चल रहे हैं आपके साथ चल के वैसे ही चल नहीं। मौका तो मिलता है, हर बार मिलता है। जब जिस स्टेट में इलेक्शन होता है मौका मिलता है, लेकिन जब तैयार हूँ, मैं मेंटली तैयार हूँ, मुझे उससे परेशानी कोई नहीं, लेकिन जब मन करेगा और मुझे लगेगा कि मैं उसके लिए तैयार हूँ तब जरूर। दान चोरी हुआ, लोगों की आस्था जुड़ी होती है, चैरिटेबल क्लब चाहे मंदिर हो, लोग बड़ी आस्था से दान देते हैं, मदद करते हैं। तो क्या कहना चाहिए इस बार उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है? आई थिंक बहुत अनफॉर्चुनेट है। श्रद्धा से अपन ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, लोग दान करते हैं, अपनी सेविंग्स छोड़कर अपनी तनख्वाहें देते हैं, और अगर ऐसा हो तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। बट जो भी लोग इसके पीछे हैं उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, और मुझे लगता है कि जिन्होंने ऐसा किया है उन्हीं की प्रॉपर्टी लेके दान करवा देनी चाहिए।
देखिए, मैं युवाओं को सबसे यही कहना चाहूँगा कि इंतज़ार मत कीजिए कि मैं बहुत फेमस होऊँगा, बहुत पैसे बनाऊँगा, बहुत सक्षम हो जाऊँगा कुछ बड़ा करने के लिए। आप अपनी ज़िम्मेदारी आज ही उठाएँ, फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास पैसे हैं, रिसोर्सेज़ हैं, आप फेमस हैं या नहीं हैं। लेकिन आप जुड़िए, अपने दोस्तों को लेके आइए, सू चैरिटी क्लब के साथ जुड़िए, ताकि हम भी मिलकर कुछ एक सही रास्ते पे करें। क्योंकि जब आप भलाई के रास्ते पर चलते हैं ना, तो फिर ईश्वर जो होता है वो आप पर इतनी दुआएं बख्शता है कि आपके सपने अपने आप पूरे होते हैं। वो कहते हैं ना कि आप अपनी जिंदगी कलम में दुआओं की स्याही डाल लें, फिर देखिए आपका नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाए। नक्सलवाद के काफिले के बाद अब गुप्तधार में लुटे युवाओं, विशेषकर बस्तर के आदिवासियों के आपका क्या संदेश है? स्वास्थ्य, शिक्षा, छोटे। देखिए, मुझे लगता है कि बस्तर, मैं नागपुर से पढ़ाई की है वैसे मैंने, तो बस्तर के मुझे पता है कि वहाँ पे बड़े सारे आर्टिस्ट हैं, बड़ा कमाल का काम करते हैं वहाँ पर। और उसी के बीच में जब हम ये नक्सलवाद की बात करें और जहाँ पे युवाओं ने सरेंडर करके एक नई दुनिया शुरू की है, मुझे लगता है उनको एजुकेशन, अच्छी जिंदगी और अगर एक रास्ता सही मिल जाएगा तो हमारा जो देश है वो और बेहतर होएगा। उसी के लिए हमें मिलकर कोशिश करनी है। पूरी सिनेमा छत्तीसगढ़ में छाली उठाए तो साउथ की मूवी तो आप पहली रहे, कौन सा चाहे वो साउथ की बात करें या बॉलीवुड, आपके नजर में कौन सा क्षेत्र अच्छा काम कर साउथ की मूवी तो पूरे सेंट्रल इंडिया में लोग देखना पसंद करते हैं? देखिए, एंटरटेनमेंट की कोई भाषा नहीं होती। मैंने करीबन 100 फिल्में की है 12 भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, चाइनीज, इंग्लिश, हिंदी, सब भाषाओं में की है फिल्में। मैं तब से बोलता हूँ कि जब अच्छी कहानी होगी, भाषा आप उसको छत्तीसगढ़ी डाल दीजिए या साउथ की डाल दीजिए या इंग्लिश डाल दीजिए, लोग देखते हैं। आज आप अपने सिनेमा पे मुझे लगता है हिंदी से भी ज्यादा दूसरी साउथ की फिल्में देखते हैं या कोरियन ड्रामास देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहानी अच्छी है। तो जो अगर आप ईमानदारी से बनाएंगे, भाषा कोई भी रहो, वो हिंदी हो। कौन कौन सा? धर्म और न्यायपालिका जी। सही काम करना अच्छे समाज में। देखिए सर, सब काम तो सभी अच्छा ही कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हम ये सोच के बैठ जाएं कि वो काम अच्छा कर रहे हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तो भी आप फेल हो। और अगर आपको लगे कि वो बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है फिर उनसे सीखना भी चाहिए। सिर्फ धर्म से जिंदगी नहीं चलती। और अगर आप सिर्फ न्यायपालिका की बात करें तो आप उसके ऊपर भी पूरा निर्भर नहीं रह सकते। अपने कंधों पर बोझ उठाना होगा, खुद का धर्म बनाना होगा, खुद की न्याय देना पड़ेगा। सर आपका इसके विषय बोलेंगे क्या? सर एक ट्राई करेंगे। आप एक बार बोल दीजिए सर, फिल्मी अंदाज। कौन सा? फिल्मी अंदाज। अच्छा, फिल्मी अंदाज में। तो ठीक है, मैं एक दबंग का किस्सा बता देता हूँ आपको। तो दबंग में हम लोग शूट कर रहे थे, तो एक शाम को सलमान भाई ने बोला कि चलो हम लोग खाने पे चलते हैं यार। तो हम लोग खाने पे गए। मैं गाड़ी में बैठा था, तो सलमान भाई ने देखा पीछे, कहता है यार सोनू बड़ा लंबा है, तू गाड़ी में फिट तो हो रहा है ना? तो मैंने बोला क्या है ना सलमान भाई, ये कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी है। तो बोला यार बड़ा अच्छा डायलॉग, इसको फिल्म में यूज करते हैं। और अगले दिन हमने उसको फिल्म में यूज किया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। मैंने जैसे बताया कि मेरी जो पत्नी है वो इसी मिट्टी से है और इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। और बाकी आप लोग अभी हैं, परिवार का हिस्सा है, तो बड़ा स्पेशल है। रायपुर, भिलाई, जितनी मेरे दोस्त रहे कॉलेज के समय पे, बहुत सारे लोग यहाँ से रहे, बैठे हुए हुए हैं। तो रहता है, सीखने के लिए रहता है। इसीलिए हमें आप जैसे सब भाइयों की, बहनों की जरूरत है, ताकि आप हमारे इस परिवार के साथ जुड़े और हम लोग मिलकर एक नया इतिहास रचे। लोग कहें कि यार जो भिलाई के अंदर ये मदद का क्लब है, ये एक प्रेरणा है पूरे देश भर के लिए। तो इसलिए हमें आपकी जरूरत जरूर लगेगी और हमें सब प्लीज आप जुड़िएगा। मदर फादर की बहुत बड़ी एक योगदान रहा है। मेरे मदर एक प्रोफेसर थे, मेरे फादर की एक कपड़े की शॉप थी पंजाब के अंदर, तो वहाँ पे हर हफ्ते लंगर लगते थे, हम भी खड़े होते थे उनके साथ, कभी पूरी चने देना, और हम भी छोटे थे तो देते थे। और जब हम किसी ने अगर एक्स्ट्रा पूरी मांगी, कोई जो चलता फिरता राहगीर वाला था, तो हम उसको एक एक्स्ट्रा पूरी या एक्स्ट्रा थोड़े चने दे दिए, तो उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान होती थी कि यार कितना अच्छा हो गया, और खुश जाता था। तो हम देखते थे यार एक छोटी सी पूरी देने से या थोड़े चने देने से इसके अंदर कितनी खुशी आ गई है। पर हमें उस समय में पता नहीं चला कि जब हम बड़े होंगे तो शायद कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो सिस्टम में बैठ जाएगा कि किस तरह आपको लोगों के अंदर वो खुशियां लेकर आनी है। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी। और उसके बाद जब सफर शुरू हुआ और करने लगे, तो मुझे लगता है आज हमारे सू चैरिटी फाउंडेशन के सारे सदस्य अलग अलग स्टेट से आए हुए, आज कुछ लोग आपके सामने बैठे हुए, तो ये भी एक प्रेरणा है
कि हम लोग बोलते हैं कि यार वो एक्टर है तो आसानी से कर सकता है, हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या हम लोग कैसे। तो विश्वास मानिए जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े इस दौर के अंदर, कोविड से लेके आज तक, वो लोग थे जिनके अंदर जज्बा था टिके रहने का। इसीलिए मुझे लगता है कि ये लोग भी मेरी प्रेरणा है, मुझे इंस्पायर करते हैं हर रोज कि कितना रिलीजियसली, कितना दिल से ये लोग हर रोज सुबह उठते हैं कि आज हमें किसकी मदद करनी है। तो ये लोग अभी मेरी प्रेरणा, ये लोग बन चुके हैं। सर लोग जान रहे थे कि आप सोनू सूद फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, पर आज सबको पता चल गया। क्या कहेंगी, कोविड में बड़ा मेहनत किया आपने? जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सबको यहाँ पे आने के लिए। मैं पिछले 4 साल से सूद चैरिटी फाउंडेशन से जुड़ी हूँ, जैसे सुमिता मैम ने बताया, और पिछले 2 साल से सोनू सूद चैरिटी क्लब में लीड करते आई हूँ। और सूद चैरिटी फाउंडेशन के माध्यम से इन 2 सालों में दुर्ग भिलाई क्षेत्र के ज़रूरतमंद लोगों को हमने बहुत अच्छी तरीके से उनकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश की। आज प्रत्यक्ष रूप से आह्वान कर दिया कि जिनको जुड़ना जुड़ जाए, तो उन लोगों के लिए कैसे, मतलब क्या कुछ क्राइटेरिया होगा जो जुड़ना चाह रहे हैं? मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप उससे रीच आउट कर सकते हैं, मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। नागसन हायर सेकेंडरी स्कूल जहाँ पे मैं बैठती हूँ, मेरा ऑफिस है, वहाँ पे आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। हम ज़रूर सब साथ में मिलके भिलाई और दुर्ग के और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचेंगे और अच्छी चीज़ें करेंगे। बिल्कुल, सोनू सूद फाउंडेशन मैडम को भी आपको